प्रॉब्लम 1.6 जो है इंडेक्स स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट हो गए। जो इंडेक्स का 1.6 प्रॉब्लम है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको करो। 2 मिनट दे रहा हूं मैं, इसको करो। क्लासिफिकेशन करना है हमें। जो बहुत सारे कंपाउंड दे रखे हैं ना, जो बहुत सारे कंपाउंड गिवन है, उनका क्लासिफिकेशन करना है तुम्हें। एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है, 2 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करो। हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। करते तो हो नहीं, करो करो। बेंजीन है ना, फिर अल्कोहल का कोई कंपाउंड है और तुम्हें क्या बोल रहा है कि इनकी क्लासिफिकेशन करनी है बस, और कुछ नहीं करना। जो कैटेगरी हमने पढ़ी थी ना, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, आयनिक, कोवेलेंट, उसमें बस आपने क्लासिफाई करना है, प्रॉपर्टीज पता है तो एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा कि भाई मेटेलिक को डिफाइन करो। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि अकॉर्डिंग टू कैटेगरी इसको डिस्टिंग्विश करो। बोर्ड के एग्जाम में भी आता है, अकॉर्डिंग टू कैटेगरी क्या करो, किस क्लासिफिकेशन करो। करो जल्दी से। करो 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 करो। आगे सुजन कर रहे हो? करो तुम। हो रहा है? स्वीटी पार्ट 2 क्या हुआ? लिख रहे हो तुम सब? अरे यार इधर देखो। प्रॉब्लम 1.6 पोटेशियम सल्फेट कैसा होगा? बताओ स्वीटी पार्ट 2 तुम बताओ। पोटेशियम सल्फेट क्या होगा? कौन सी कैटेगरी में डिस्टिंग्विश कर पाएंगे हम इस सॉलिड को? अच्छा, कौन सी कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम? चलो मैं रिमाइंड दे देता हूँ अच्छे से, आराम से, पेपर में आता है ये। ठीक है, समझ लो कौन से कैटेगरी की बात कर रहे हैं। इन कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन किस में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं, वही याद करो, हमने इनको कौन से कैटेगरी में डिवाइड किया था। ये तुमसे अमॉर्फस इसलिए नहीं पूछ रहा, ये तुमसे ये पूछ रहा है कि कौन सा मेटेलिक है और कौन सा अगला कैटेगरी कौन सा था, आयनिक है। अगला कैटेगरी कौन सा था, कोवेलेंट कौन सा है, और अगला एक और कैटेगरी कौन सा था, मॉलिक्यूलर। हाँ मॉलिक्यूलर। और अगला कौन सा था, मॉलिक्यूलर। तुम्हें किस कैटेगरी में डिस्टिंग्विश करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में, यदि तुम ध्यान से पढ़ो तो तुम्हें बोल रहा है कि फॉलोइंग कंपाउंड्स को आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करिए। इसके अकॉर्डिंग करिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अकॉर्डिंग करिए। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अकॉर्डिंग हमने कितनी कैटेगरी पढ़ी? टोटल 4 ही तो कैटेगरी पढ़ी है। इन्हीं 4 कैटेगरी में तुम्हें डिस्टिंग्विश करने के लिए कह रहा है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, ज्यादा का नहीं, 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क है। इवन तुम्हें ये एमसीक्यू में आ सकता है, तुम्हें दे देगा कि फला फला स्पीशीज फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ दिस ऐसा करके, क्योंकि मुझे उम्मीद है इस बार एमसीक्यू बढ़ेगा एग्जाम्स में, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन ही उसमें बढ़ने के चांस है। अब बताओ मुझे, पोटेशियम सल्फेट कौन से कैटेगरी में फॉल करेगा? आयंस होता है ना पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट आयन तो होता है, KSO4 जो है ये आयंस किस में कन्वर्ट होता है, K प्लस में और SO4 माइनस में। यही तो ग्रुप है, SO4 माइनस माइनस होता है, SO4 माइनस होता है। ठीक है, समझ आ रहे? ये कौन से ग्रुप में फॉल करेगा? आयनिक सॉलिड कंपाउंड्स में। नंबर 2 पे आ जाओ। 3 मेटेलिक है। 3 क्या है? मेटेलिक है। 3 कौन सा है? मेटेलिक है ना। 3 मेटेलिक होगा। 3 का सिंबल क्या होता है? Sn। 3 का सिंबल क्या है? Sn। तो 3 किसमें फॉल? 3 एक मेटल है ना, तो ये मेटेलिक सॉलिड कंपाउंड होगा ना। ठीक है खुशी, समझ आ रहा है? उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बेंजीन। मॉलिक्यूलर सब पता है तुम सबको, फिर भी नहीं करते हो। मॉलिक्यूलर है ये, बेंजीन मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल से मिलकर सॉलिड बनता है, व्हाइट कलर का सॉलिड होता है। रूम टेम्परेचर पे नहीं, रूम टेम्परेचर लो पे जाते हैं तो व्हाइट कलर का सॉलिड बनता है। ठीक है, बेंजीन तो मॉलिक्यूल है ना, तो मॉलिक्यूल टाइप का सॉलिड बनाएगा ना। एटम के अकॉर्डिंग या मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग डिसाइड करो, अपने से मत सोचो क्या बनेगा। सोचो कि बेंजीन क्या है, मॉलिक्यूल है, तो क्या बना देगा? मॉलिक्यूलर बना देगा। ठीक है, ऐसे अगले में देखो यूरिया। यूरिया क्या बनाएगा? ये तो मॉलिक्यूलर ही है, ये भी मॉलिक्यूलर ही है, बिल्कुल सही। यूरिया मॉलिक्यूलर है, मॉलिक्यूलर, हाँ यूरिया मॉलिक्यूलर है। ठीक है, सही नहीं, NH2, हाँ क्या होता है? ठीक है, ये होता है ना। ठीक है, तो ये किसमें फॉल करेगा?
मॉलिक्यूल में ही फॉल करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर देखो वाटर, वाटर किसमें फॉल करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, कौन सा है? नॉन पोलर है, पोलर है? पोलर है, बट किसमें है? मॉलिक्यूलर में, है ना। मॉलिक्यूलर का पोलर है ना, मॉलिक्यूलर के अंदर पार्ट है ना, पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डेड, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है ना। तो कौन सी कैटेगरी है इसकी? वाटर की मॉलिक्यूलर। हाँ, मॉलिक्यूलर, ठीक है ये। उसके बाद आगे देखो, जिंक मेटेलिक, जिंक सल्फाइड है, सॉरी तो आयनिक हो गया। जिंक सल्फाइड फॉर्मूला क्या रहता है जिंक सल्फाइड का? ZnS, है ना, ठीक है। ये किसमें फॉल करेगा तुम्हारा? आयनिक में। अगला देखो, ग्रेफाइट कोवेलेंट, ग्रेफाइट कौन सा है? कोवेलेंट मॉलिक्यूलर, सॉरी कोवेलेंट सॉलिड्स। उसके बाद ये रुबिडियम, मेटालिक। हाँ मेटेलिक है, रुबिडियम के साथ मेटेलिक। सिंबल क्या रहता है रुबिडियम का? आगे, ठीक है। रुबिडियम किसमें आएगा? मेटेलिक में। उसके बाद आर्गन बताओ कौन सा में आएगा? आर्गन किसमें आएगा? मॉलिक्यूलर आर्गन। क्या सही है? क्या है बताओ? डेफिनेशन क्या बताता है मॉलिक्यूल का? इसमें एटम होता है, या तो एटम के मॉलिक्यूल होता है ना, एटम होता है या एटम के मॉलिक्यूल होते हैं ना। आर्गन क्या है? एटम है ना, इसमें आएगा मॉलिक्यूलर में आएगा, ठीक है। आर्गन भी किसमें आएगा? मॉलिक्यूलर में आएगा, ठीक है। आर्गन का सिंबल क्या होता है? AR ही होता है, पता है ना, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ सिंपल? एग्जाम में बाई चांस लिखने का, क्योंकि है ना सब वर्ड्स में दे रखे हैं, नहीं समय हो आप सीधा फॉर्मूला लिखें सबका और डैश करके कैटेगरी लिख लें। मतलब कि जो कैटेगरी है ना मेटेलिक, मेटेलिक में ये फॉल आते हैं, सिंबल लिख दोगे काम हो जाएगा, नाम नहीं लिखना पड़ेगा, टाइम बचेगा, ठीक है। अगला देखो, आगे का क्या? सिलिकॉन कार्बाइड, क्या होगा ये? कोवेलेंट है ये। सिलिकॉन कार्बाइड क्या है? कोवेलेंट, ठीक है। कैसा रहता है फॉर्मूला? SiC, ठीक है, समझ में आया? ओके, तो ये इंपॉर्टेंट था। बाकी इसके 1.7, 1.8, 1.9 तुम करो खुद से, नहीं करा रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, करके आओ और पूछ लेना, ठीक है, कर लेना इस क्वेश्चन को। आगे वाले उतने इंपॉर्टेंट नहीं। टेबल 1.3 देखा गया तुम सबने? टेबल 1.3 आइडिया हो गया ना किस किस तरह के हमारे पास आते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल के टाइप है जो हमने डिटेल में नहीं पढ़ना है, नीट जेई वाले इस पे ध्यान दें, उनके लिए, हाँ ठीक है, उनके लिए है ये टेबल 1.3, उनके लिए है। ऐसा सीबीएसई नहीं, ऐसा कुछ नहीं आने वाला, ठीक है, समझ गए। फिर मैंने ये कहा था बेवाइस के 14 लैटिस देखने के लिए, नाम देखे एटलीस्ट, इसके बेस पे न्यूमेरिकल है प्रतीक में। इसलिए नीट का देखना है ना, नीट प्रिपरेशन का कोई सोच भी रहा है तो वो जरूर इसके न्यूमेरिकल करे। इन सब के अलग अलग न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं केमिस्ट्री पार्ट में, ठीक है। ओके, चलो फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स हैं? 3 डायमेंशनल टॉपिक है क्योंकि 3D है, अब आप बातें होंगी समझने की कोशिश करना। अच्छा, मैंने वीडियो लिंक तुमको नहीं भेजी क्या? चलो ठीक है, फिर मैं आज इकट्ठे भेजता हूँ, ठीक है, आज मैं इकट्ठे सारी वीडियो लिंक भेजता हूँ, देख लेना यूट्यूब जो भी भेजना, अपना नहीं भेजना भाई, जिसका भी है देख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हेडिंग डाल लो। हेडिंग डालने के साथ साथ मेरी बात सुनो। यदि हम 3D में सोचें, 3D में देखें तो हमें एक ही चलता है पता कि सपोज करो ये यूनिट सेल है, ये वाला क्या हमारा, जिसके अंदर हमें ये यूनिट सेल है, तो ये यूनिट सेल की ये फर्स्ट फेज है, ये सेकंड फेज है, ये थर्ड है, फोर्थ है, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ है ना। और इसके हर एक एजेस पे, हर एक दीवार समझ लो कंप्लीट है, हर एक एजेस पे क्या है, एक एक मॉलिक्यूल है। तो ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ये क्या है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये तो बात हुई एक यूनिट सेल की, लेकिन जो हमारा सॉलिड है उसमें एक यूनिट सेल तो है नहीं, बट वो हर एक साइड से क्या है, सराउंडेड है ना। यूनिट सेल जो है वो हर एक डायरेक्शन में क्या है, सराउंडेड है। वो डायरेक्शन क्या है उसको देखने के लिए इस डायग्राम को देखो, उस चीज को समझने के लिए इस डायग्राम को देखो। इस डायग्राम के अंदर तुम कोई सा भी एक यूनिट सेल सपोज कर लो। मैं इसमें जो ये सबसे नीचे वाला है, अभी मेरा ये लेफ्ट हैंड है, मेरे लेफ्ट हैंड का जो ये वाला यूनिट सेल है ना, मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, एक तुम्हें आगे यूनिट सेल दिखेगा और एक यूनिट सेल तुम्हें पीछे दिखेगा। क्या दिख रहा है तुम्हें? आगे वाला यूनिट सेल दिख रहा है तुम्हें, और उसके पीछे एक यूनिट सेल है, 3D है ना, पीछे वाला नहीं दिख रहा होगा, बट उसकी आउटर लाइन तो दिख रही है ये वाली,
है ना। तो ये जो सबसे आगे जो यहाँ पे यूनिट सेल है, इसमें मैं चलाऊंगा नहीं बट ऐसे दूसरा दिखा रहा हूँ। ये जो यूनिट सेल है ये वाला क्या है, एक है, ठीक है तुम सबको पास आउट। ये वाला जो यूनिट सेल है ये वाला आगे वाला ये 1 है, इसके जस्ट पीछे एक है, ठीक है। अच्छा, इसके जस्ट ऊपर एक है, इसके जस्ट पीछे एक और है, इसके साइड में एक है, इसके पीछे भी एक और है ना। ऐसे ही जिसके साइड में उसके ऊपर भी एक है, उसके पीछे भी एक है। ये दिख रहा है तुम सबको टोटल। हम तो एक यूनिट सेल देख रहे हैं लेकिन उस यूनिट सेल को कितने और यूनिट सेल सराउंड कर रहे हैं। अब देखना जो ये यूनिट सेल है ये वाला आगे वाला, ये वाला जो यूनिट सेल है, अब देखो सबको दिख रहा है, ये वाला जो यूनिट सेल है इसमें जो इस पॉइंट पे उसके पीछे वाले पॉइंट पे जो ये मॉलिक्यूल है उसको जरा ध्यान से देखो इस डायग्राम में, उसको कितने एटम सराउंड सॉरी उसको कितने और जो यूनिट सेल है सराउंड कर रहे हैं, देखने की कोशिश करते हैं। देखो इसको एक तो ये वाली लाइन जो है कौन सी है, पीछे वाली की, एक ये यूनिट सेल इसको कर रहा है, एक ये यूनिट सेल है, एक ये यूनिट सेल है, एक इधर है, एक इधर है। टोटल कितना यूनिट सेल है, यहाँ से देखो 8 है। ये डायग्राम में देखो सब, तुम्हें क्या दिख रहा है, मैं आता हूँ तुम सबके पास, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। 6 दिख रहे हैं। देखो कितने दिख रहे हैं, 8 दिख रहे हैं, काउंट कर सकते हो। 6 दिख रहे हैं, 8 देखो ये मॉलिक्यूल यहाँ पर है, ये वाला पे जैसे तुम ये बता रहे हैं, आ वाला तुम सबके पास, ये वाला यूनिट सेल की बात कर रहा था मैं। तो ये तुम्हें दिख रहा है ना, ये आगे वाला सिर्फ आगे वाला, इसका ये वाला मॉलिक्यूल साउंड कर रहा है। पीछे वाला यूनिट सेल, पीछे वाला यूनिट सेल, ये वाला यूनिट सेल और ये आगे वाला, यहाँ कितने 4 और 4 नीचे 4 ऊपर, तो टोटल इसको कितने साउंड कर रहे हैं 8, ठीक है। हाँ भाई, तो सब तुम्हें समझ आया। यूनिट सेल का जो फ्रंट वाला पार्ट है ना, इसके कॉर्नर पे जो ये मॉलिक्यूल है इसको देखो कितने साइड यानी कि कितने यूनिट सेल इसको क्रॉस कर रहे हैं। इस प्लेन पे जो फ्रंट में जो सामने प्लेन दिख रहा है उस पे ये है और उसके साथ एक और यूनिट सेल है ना। अब देखो इसके पीछे भी एक यूनिट सेल है, इसके पीछे भी यूनिट सेल है जो इसको टच करेगा, इसके साइड में यूनिट सेल है जो इसको टच करेगा। तो एक प्लेन के कितने हिस्से हो रहे हैं, 4 हिस्से, इसके ऊपर भी तो एक हिस्सा है, तो टोटल कितने बार कटेगा, 8 लाइन से। कितने बार कटेगा, 8 लाइन पे। दैट मीन एक यूनिट सेल में यदि मैं एक कॉर्नर एटम की बात करूं तो सिर्फ 1/8 ही तो रहता है। क्यों, क्योंकि बाकी 7 हिस्से कोई और ले रहा है, समझ रहे हो। एक एटम जो यहाँ पे H पे है उसको 8 बार 8 यूनिट सेल उसको क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। और सारे कट कैसे कर रहे हैं, इक्वल पार्ट, यानी कि एक जो एटम है उसके टोटल कितने पार्ट हो रहे हैं, 8 पार्ट, है ना। तो एक यूनिट सेल पे कितना हिस्सा आ रहा है, 1/8। एक यूनिट सेल पे कितना आ रहा है, 1/8। ये वाली बात समझ आ रही है, इस डायग्राम में तुम्हें समझ आ रहा है जो मैं समझा रहा है। उसमें देखोगे वापस है ना ध्यान से, तो उसमें सिंपल हमें दिख रहा है कि एक यूनिट सेल को रेफरेंस मान लो सबसे आगे वाले को, उसके H पे एक एटम है, उसको साइड वाला इधर, उसके इधर वाला और इसके इधर वाला और ये खुद, तो 4 तो इस प्लेन पे काट रहे हैं। इसके ऊपर इसके जस्ट ऊपर एक है, इसके पीछे एक है, इसके साइड में एक है, इसके इधर एक है, तो टोटल 8 साइड काट रहे हैं इसको। कितने साइड्स काट रहे हैं, 8 साइड। इसलिए एक यूनिट सेल में एक एटम की बात करी जाए, कौन से एटम की, H वाले की, तो उसका सिर्फ हमारे पास 1/8 पार्ट ही रहता है। ये समझ आया तुमसे, ठीक है। यदि ये समझ आ गया है तो अब हम इसमें आगे कर सकते हैं एक एक करके। टोटल हमें इसके अंदर 3 यूनिट सेल पढ़ने हैं। 3 यूनिट सेल कौन कौन से हैं, पहला है प्रिमिटिव, पहला यूनिट सेल है वो कौन सा है, प्रिमिटिव। नंबर ऑफ एटम इन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। और जो दूसरा पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और थर्ड जो हमें पढ़ना है वो कौन सा है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। थर्ड कौन सा है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अभी देखो प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर यदि हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो प्रिमिटिव यूनिट सेल दिखता कैसे, पहले तो वो ड्रॉ करते हैं। देखो प्रिमिटिव यूनिट सेल कुछ ऐसा होता है, इसके H पे मॉलिक्यूल है, इसके H पे वाला मॉलिक्यूल है, इसमें मैं इसको टच करता हुआ नहीं दिखा पाऊंगा, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी है नहीं। ये वाला जो एटम है इसको टच करना चाहिए, है ना। इस यूनिट सेल का फ्रंट पार्ट जो तुम्हें बिल्कुल सामने दिखेगा, उसमें जो यहाँ पे एटम होगा
और इस जगह पे जो एटम होगा इस जगह टच कर रहे होंगे, इस तरह से टच करते हुए 8 के 8 कॉर्नर पे होंगे, है ना। टोटल कॉर्नर कितने होते हैं यूनिट सेल में? 8। कितने होते हैं? 8। गिनना है, गिन सकते हो इसमें, देखो 1 2 3 4, 4 इधर 4 इधर, टोटल कितने हुए? एजेस कितने हैं? साइड्स की बात कर रहा हूँ मैं, साइड कितने टोटल? 8। समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? और से डायग्राम है। प्रिमिटिव की खास बात क्या है? इसके सिर्फ एजेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? सिर्फ एजेस पर, है ना, सिर्फ एजेस पर। तो एजेस कितने हैं टोटल? 8। कितने एजेस है टोटल? 8, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ एजेस इज 8। और एक एज पे कितना मॉलिक्यूल का एटम का पार्ट रहता है? 1/8, है ना। 1/8 क्यों रहता है मैं आपको बता दूं डायग्राम के थ्रू से, कि जो ये वाला एजेस को 8 बार डाइसेक्ट किया जाएगा, इसलिए इस मॉलिक्यूल के एटम के 8 बराबर पार्ट हो जाएंगे। यानी कि क्या है कि ये वाले से हमारे पास कितना, एक यूनिट सेल के अंदर इससे हमारे को कितना हिस्सा आ रहा है? इस वाले से कितना हिस्सा आएगा? सिर्फ 1/8। और टोटल मेरे पास कितने एजेस हैं? 8। तो टोटल नंबर मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा? 1/8 into 8। भैया ये इनको एच कैसे बोल रहे? कॉर्नर होते हैं ना, सही बात। एच तो 12 होते हैं टोटल, एच 12 होते हैं। सही सही, ठीक है। बाकी सब यही। एक कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर है, और एक कॉर्नर पे कितने मॉलिक्यूल हैं? कितने मॉलिक्यूल है? 1/8, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? टोटल जो कॉर्नर्स है वो 8 है, और एक कॉर्नर पर कितने मॉलिक्यूल है हमारे पास? सिर्फ 1/8 है, यानी कि टोटल मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे? ये सब है। तो चलो क्या करें, हमने ये किया है कि एक यूनिट सेल के अंदर ऑन एन एवरेज कितने मॉलिक्यूल्स आते हैं। यूनिट सेल की प्रिमिटिव की बात करें तो उसके अंदर 8 कॉर्नर्स हैं, और हर एक कॉर्नर पे एलिमेंट 8 नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 8 बार डाइसेक्ट हो रहा है और इक्वली बिल्कुल ही पार्ट में डिवाइड हो रहा है। यानी कि एक कॉर्नर से सिर्फ हमें 1/8 मॉलिक्यूल ही मिल रहा है, 1/8 करके इसके अंदर रह जाता है, लेकिन बाकी पार्ट बाकी वाले यूनिट सेल में चला जाता है। यानी कि जो एक एटम है या एक जो कॉर्नर है वो हमें सिर्फ 1/8 पार्ट देता है, और टोटल कॉर्नर कितने हमारे पास? 8, है ना। यदि मैं टोटल कॉर्नर को मल्टीप्लाई कर दूं कि एक कॉर्नर पे मुझे कितने एटम मिलते हैं मेरे यूनिट सेल में, तो ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है वो आ जाएगा। यानी कि ओवरऑल मॉलिक्यूल या एटम बोलो, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर कितने होते हैं? एक प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर जो ऑन एन एवरेज मॉलिक्यूल होता है हमारे पास या एटम होता है वो कितना है? एक है। ये समझ आया तुम सबको? समझ में आया क्या? आया समझ? बोलो बोलो। ये समझ आएगा तो बाकी वाले पार्ट इजी लगेंगे। समझ आया? बोलो पक्का ना? ठीक है, समझ में आया? ओके, चलो अगले वाले बात करते हैं। बॉडी सेंटर कैसा होता है? पहले यूनिट सेल बनाते हैं। देखो ये जो बॉडी सेंटर्ड है इसमें खास बात क्या रहता है? जो कॉर्नर्स हैं उनपे तो एटम या मॉलिक्यूल रहता ही है। जो कॉर्नर्स हैं उनपे एटम या मॉलिक्यूल तो रहता ही है। बॉडी के सेंटर पे भी एक मॉलिक्यूल रहता है, बॉडी के सेंटर में भी एक मॉलिक्यूल रहता है। यही है ना? यही है ना? बॉडी के सेंटर पे डेफिनेशन याद है? लास्ट क्लास में किया था हमने। बॉडी सेंटर डेफिनेशन क्या होता है? एजेस पे तो रहता ही रहता है मॉलिक्यूल या एटम, और जो बॉडी के सेंटर पर है वहां से भी एक मॉलिक्यूल या एटम रहता है। दैट मीन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स फ्रॉम एजेस। तो एजेस जो है कॉर्नर, जो ये कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर है, इन कॉर्नर से कितने एटम आ रहे हैं हमारे पास? एक। कितने आ रहे हैं? एक। और बॉडी सेंटर से भी तो एक एटम आ रहा है ना, है ना। बॉडी सेंटर से कितने आ रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम बॉडी, ठीक है ना। कितना है वो? एक है। तो ओवरऑल जो सम होगा वो कितना होगा? 2 एटम। ये समझ आया कैसे किया? देखो बॉडी सेंटर के अंदर क्या होता है? जो एजेस पे एटम्स है वो तो रहेंगे, जो कॉर्नर पे जो है वो तो रहेंगे, लेकिन एक इसके बाद एडिशनल एटम होता है जो बॉडी के सेंटर पर होता है ना। तो बॉडी के सेंटर से हमारे पास एक एटम आएगा और कॉर्नर से कितने आएंगे हमारे पास? एक। और तो ओवरऑल कितने हो गए?
बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर ओवरऑल जो एटम आए ऑन एन एवरेज क्या आ रहा है, तो ये समझ आ रहा है, ये समझ आया? हाँ, कोई दिक्कत परेशानी समझ आ रहा है? पक्का है ना? समझो तुम एक बार में आ गया पक्का? ठीक है, चलिए तुम्हारा ठीक है, समझ आ रहा है? अच्छा देखो फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड का यूनिट सेल कैसा दिखेगा पहले बनाते हैं। फेस सेंटर्ड होता क्या है? फेस सेंटर्ड क्या होता है? एजेस पे तो मॉलिक्यूल होते ही होते हैं और हर एक फेजेस पे भी मॉलिक्यूल होते हैं, यही है ना? हाँ, कॉर्नर्स पे तो एटम होता है। एच पता है क्यों बोल रहे हैं? अभी कुछ देर बाद पता चलेगा मैं एच क्यों बोल रहा हूँ, बट आइडियली जो कॉर्नर होता है, देखो कॉर्नर्स पे एक एक एटम तो होंगे ही होंगे, है ना? उसके अलावा कहाँ एटम रहता है? हर एक फेस पर। कहाँ रहता है? हर एक फेस पर। इस फेस पर भी एक एटम होगा, इस फेस पर भी एक एटम होगा, पीछे वाले पे भी एक एटम होगा, नीचे भी होगा, इसके यहाँ पे जो कि मैं दिखा नहीं सकता, इसके ऊपर सामने वाले फेस पे भी होगा, यहाँ साइड में भी होगा, और ऊपर वाले को मैं डॉट से दिखा रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे बात? अब इसको समझना, देखो कॉर्नर से आ रहा है 8 कॉर्नर, तो कॉर्नर से तो एक आ रहा है, लेकिन फेसेस से कितने आ रहे हैं? जो फेस है इससे कितने आ रहे हैं? इस वाले फेस पे जो एटम होगा उसको उधर वाला फेस भी शेयर करेगा, इस वाले फेस पर जो एटम होगा उसको उधर वाला जो फेस है यूनिट सेल दोनों शेयर करेंगे, यानी कि इस पे आधा है उसके भी आधा है ना? यानी कि फेस से कितना मॉलिक्यूल या एटम आ रहा है? आधा। कितना आ रहा है? आधा। ओवरऑल 3 फेसेस से कितने आएंगे? 3, ओवरऑल 4। ठीक है, खुशी आ गई स्वीटी, तुम सबको समझ में क्या बताया? देखो मैं ये बोल रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम कॉर्नर से कितने एटम आ रहे हैं मेरे पास? एक। कॉर्नर से कितना एटम है? एक एटम है, लेकिन हमारे पास फेस से कितना एटम आ रहा है? नंबर ऑफ एटम फ्रॉम फेस, फ्रॉम ईच फेस, हर एक फेस से कितना एटम आ रहा है? आधा। क्यों आ रहा है आधा? मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि ये वाला बॉल है यूनिट सेल का, ये वाला यूनिट सेल का बॉल है, इसके इस फेस पर एक एटम है, जो ये वाला एटम होगा ना, ये वाले एटम को जो यूनिट सेल है उधर जो साथ में है वो भी शेयर करेगा ना। दैट मीन दोनों यूनिट सेल के बीच में ये एटम क्या हो जाएगा? हाफ डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हाफ डिवाइड हो जाएगा। कैसे? देखो ऐसे, इधर का यूनिट सेल इतना ले लेगा, उधर का यूनिट सेल इतना ले लेगा। ठीक है, यानी कि जो एक फेस है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर जो एक फेस है वो सिर्फ आधा एटम ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। यूनिट सेल के अंदर सिर्फ क्या कर रहा है? वो आधा एटम ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि नंबर ऑफ एटम फ्रॉम ईच फेस इज हाफ। ये कितना हाफ है? कितने फेस है हमारे पास? 6 फेस। कितने फेस है? 6। मिल सकते हो इसको कोई यूनिट सेल मानते हो? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, समझाया? 1 2 3 4, ऊपर का 5, नीचे का 6। ठीक है, ये तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, इसको अगर आगे करना चाहें तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम फेस या फेसेस, फेसेस से कितने आएंगे टोटल एटम? फेस कितने हैं? 6, और एक फेस से कितना आ रहा है? हाफ। ओवरऑल कितने हो गए? 3, है ना? और जो टोटल नंबर होगा वो कितना होगा? ये 3 और कॉर्नर से 1, है ना? कॉर्नर से 1 और ये वाला 3, फेसेस से 3, कॉर्नर से 1। बॉडी में तो कुछ होता नहीं, तो ओवरऑल कितने हो गए? 4। कितने एटम हो गए? 4 एटम हो गए। यहाँ पे कितने हो गए? 4 एटम्स, 2 एटम्स एंड 1 एटम। अब मुझे ये बताओ, इसको समझने में किसी को भी कोई भी डाउट है तो स्वीटी अभी बोलो, आगे कोई बात नहीं, आगे का मौका नहीं होगा, पता नहीं। अभी समझ आया तुम? ठीक है, सबको क्लियर है? इसको नोट कर देते। ठीक है, समझ आया? नोट करो जल्दी से। समझ में तो आया ना सबको? देखो ये टफेस्ट पार्ट था यूनिट सेल का। हाँ, ये टफेस्ट पार्ट अब थोड़ा इजी हो जाएगा समझना, क्योंकि 3D में पढ़ रहे हो तुम सब। 3D को समझना थोड़ा सा होता है, कोसी होता है, थोड़ा सा एडजस्ट करो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो मेरे साथ, तुम्हें पूरा समझ में आएगा।
ठीक है, ये तो समझ में आया ना स्वीटी? तुम सब में नजर आते हो पता नहीं, समझ तो आया ना तुम्हें? आ गया ना? नोट करो जल्दी से बिल्कुल फटाफट से। अकाउंट्स भी लिखना है बस, नोट करो जल्दी से। 2 मिनट पैकिंग करना है। चलो कोई बात नहीं, एटम की पैकिंग करनी है, क्लास की नहीं। जल्दी करो और पैकिंग नोट करते ही मेरे पास आ जाओ, एक कॉन्सेप्ट समझा दूं उसके बाद। जल्दी करो। इसका एक और पार्ट था ना, एंड वाला पैकिंग एफिशिएंसी। एंड सेंटर्ड कर लो। एंड सेंटर्ड क्या दिक्कत है? एंड सेंटर्ड में क्या होता है? कॉर्नर पे होता है तो अपोजिट पे होता है, अपोजिट से आधा आधा एक और कॉर्नर से एक, कितने आगे? 2। एंड सेंटर्ड में कितने होंगे? 2 ही होंगे। एक चीज बताना भूल गया, इसको प्यार से बोलते हैं बीसीसी। इसको क्या बोलते हैं प्यार से? बीसीसी। इसको प्यार से क्या बोलते हैं? एफसीसी। और इसको क्या बोलते हैं प्यार से? पीयूसी। पीयूसी या पीसी दोनों ही बोलते हैं, ठीक है? तो ये प्यार भरे नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, आगे तुम्हें शॉर्टकट में ही पढ़ना है। अरे दूसरे क्लास में सोच रहे केमिस्ट्री हमको दीवाना करते हैं। अरे मजा यार केमिस्ट्री चल। जल्दी नोट करो। जल्दी करो, स्पीड में नोट करा करो। स्पीड में नोट का काम जितना फास्ट कर सकते करो। डायग्राम बना के करना है, थोड़ा मत करो। यदि बना सकते हो घर पे अलग बात है, लेकिन नोट जल्दी करो। हो गया? जल्दी करो। हो गया? डायग्राम बना लो, जल्दी करो। एग्जाम में ड्राइव करने नहीं आएगा, चिंता मत करो, ये तुम्हारे लिए। ये नहीं आएगा तो आगे समझना मुश्किल है। अच्छा एक चीज मैं तुम्हें भी बता रहा था, मुझसे डायग्राम नहीं बन रहा है, वो सारे एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये क्लोज पैकिंग है। और इस क्लोज पैकिंग एटम्स एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है? ये सारे एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं इस तरह से। ये इस तरह से है कि तुम सेम साइज का, इसलिए मैंने कॉइंस मंगाए थे, सॉरी इसलिए मैंने मार्बल बोला था। 5-6 मार्बल ले आना है, 5-6-7 मार्बल ना अगली क्लास में ले आना है ना। मैंने बोला था ग्रुप पे भी। मार्बल्स क्यों बोल रहा हूँ? अब सपोज करो जिसका नोट हो गया है और इसका नोट नहीं भी हुआ है, देखो एक बार कर लेना। देखो अभी टेक्निक समझते हैं कंचों से, मार्बल से। प्रिमिटिव बनाता हूँ, 2 कंचे लिए पास पास, ठीक है? 2 कंचे लिए पास पास, नीचे के 2 कंचे लिए पास पास, इसके पीछे 2 कंचे, उसके ऊपर 2 कंचे, 4 कंचे एडजस्ट हुए टोटल, सॉरी 8 एडजस्ट हुए। ये प्रिमिटिव यूनिट्स है। ये क्या है? प्रिमिटिव यूनिट्स है, समझ गए? लेकिन पूरा पूरा एक कंचा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा यूनिट्स है। सिर्फ ये जो इधर वाला कंचा है ना, कॉर्नर वाला, वो 8 से कट हो रहा है, उधर वाला भी 8 से कट हो रहा है, सारे 8 से कट हो रहे हैं। तो 1/8 पार्ट ही आ रहा है एक 8 कंचों के पार्ट में, हर एक कंचे का 1/8 पार्ट ही आता है। इसलिए ओवरऑल मॉलिक्यूल इतना बन रहा है 1 एटम, बट हमें दिखता है कि 8, लेकिन 8 पूरा पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है? अब बॉडी सेंटर को समझो। अब एक कंचा बीच में, उसके ऊपर एक कंचा, इधर एक कंचा, पीछे पीछे, इधर इधर, 8 कंचे वैसे ही, बीच में एक और कंचा रहा। ये बॉडी सेंटर्ड है, समझ आया?
और सारे कंचे जो टच कर रहे हैं, चिपके हुए सब। अब फेस सेंटर समझो, ये कंचा है, ये कंचा है, बीच में एक कंचा है, ठीक है। इधर नीचे इधर कंचा है, बीच में भी एक कंचा है, इधर इधर कंचा, ऊपर कंचा है, बीच में भी कंचा है, इधर भी कंचा है, समझे? अब समझ आ रहा है फेस सेंटर? इमेजिन कर पा रहे कुछ कंचों से? समझ आ रहा है? नहीं आ रहा तो बताता हूँ डायग्राम में तुमसे। ये ऐसा है, ये वाला एक मार्बल कंचा, ये वाला एक मार्बल, ये वाला एक मार्बल। तो ये तुम्हारा प्रिमिटिव है, 4 आगे 4 पीछे, ठीक हो गया। अब बॉडी सेंटर में क्या है? बॉडी सेंटर में ऐसा है, ये वाला जो कंचा है ना ऐसे, इसके पीछे, ये तो आगे के फ्रंट के दिख रहे हैं तुम्हें, लेकिन इसके पीछे बॉडी के सेंटर पे एक और कंचा है, बॉडी के पीछे क्या है? एक और कंचा है, ये बॉडी सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे एक ब्लू कंचा होगा, पीछे क्या होगा? एक ब्लू कंचा होगा, इसके इधर भी क्या होगा? एक ब्लू कंचा होगा, ठीक है। मैं इधर वाला पार्ट दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं इधर वाला पार्ट दिखाना चाहूँ तो ऐसे दिखा सकता हूँ। नहीं आएगा समझ में, ऐसे कोई बात नहीं, समझ गए वाला कि भाई 4 कंचे ऐसे समझ लो, 4 कंचे ऐसे, ये 2 है, नीचे 2 है, बीच में एक रखा हुआ है कंचा, इसके पीछे 2 है, इसके पीछे 2, ठीक है। 8 कॉर्नर पे, एक बॉडी में। फेस सेंटर में ऐसा है, फेस सेंटर में इस तरह का है, देखो ये वाला मार्बल है ऐसे, इसके बीच में हमने बॉडी के सेंटर पे रख दिया, और जो हमने अगला कंचा डाला है वो इन सबको टच करते हुए ये एक दूसरे को भी टच कर रहा है, ठीक है। बॉडी पे, फेस पे एक और कंचा है, ठीक है, समझ आ रहा है? चलो ठीक है, ये बन गया सर, बन गया, सबका हो गया। चलो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। अगला है क्लोज पैक स्ट्रक्चर, हो गया तुम्हारे? करें बीसीसी में कितने एटम होते हैं? 4। सॉरी, बीसीसी में कितने होते हैं? 2। प्रिमिटिव सेल में कितने एटम होते हैं? 1। और फेस सेंटर में कितने होते हैं? 4। यही जानना है, लेकिन को समझना जरूरी था। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखो पैकिंग 2 वे में हो सकती है। पहला पैकिंग का तरीका क्या हो सकता है? 1 डायमेंशनल, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? 2 डायमेंशनल, है ना। पैकिंग 2 वे में हो सकती है, 1D एंड 3D। सॉरी, 2D है, 1D हो सकता है, 2D और 3D। पैकिंग टोटल 3 वे में हो सकता है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, ठीक है। 1 डायमेंशनल पैकिंग समझते हैं सबसे पहले। इसमें नोट करने वाला सिर्फ डायग्राम है, इसके अलावा कुछ और नोट करोगे ना, ठीक है। इसमें कुछ लिखना नहीं, लेकिन समझो पहले डायग्राम तो खुद बना दो बाद। 1 डायमेंशनल पैकिंग का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक्स एक्सिस पे करो या वाई एक्सिस पे करो, है ना। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे अरेंज करो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? 1 डायमेंशनल, है ना, कि तुम उसको एक एक्सिस पे अरेंज करना, ठीक है। करें 1 डायमेंशनल का अरेंजमेंट। 1 डायमेंशनल का अरेंजमेंट कैसा होगा? देखो एक मार्बल समझ लो, एटम का समझ लो, मार्बल समझ लो, 4 मार्बल हमने ऐसे लगा, ये क्या है? 1 डायमेंशनल, ये क्या है? 1 डायमेंशनल, ठीक है। चल रहा है, ठीक है। इस एटम को कितने मॉलिक्यूल टच कर रहे हैं? 2, है ना, स्टोर बड़ा मात्रा। इस मॉलिक्यूल को कितने एटम टच कर रहे हैं? 2, एक ये और एक ये। तो जब हम पैकिंग करते हैं ना, ये 1 डायमेंशनल पैकिंग है, ऐसे ही हो सकती है 1 डायमेंशनल पैकिंग, या उसको ऐसे कर दो, ये 1 डायमेंशनल पैकिंग है। इस पैकिंग में जो सेंट्रल एटम है उसको कितने एटम टच कर रहे हैं? 2। दैट मीन 1 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 2। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 2 होता है। और इस कोऑर्डिनेशन नंबर कि कितने एटम टच कर रहे होते हैं, है ना, नेबरिंग एटम, जो भी सेंट्रल जिसको डिफरेंस मानते हैं उस डिफरेंस एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। यानी कि 1 डायमेंशन में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है? 2 होता है। समझ आया? अब देखते हैं 2 डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन। 2 डायमेंशनल पैकिंग देखते हैं। 2 डायमेंशनल पैकिंग कैसी हो सकती है?
दो डायमेंशन में कैसे कटिंग हो सकती है? दो तरीके हैं। हाँ बिल्कुल सही। ये क्या है? वन डायमेंशन। टू डायमेंशन करूंगा तो क्या करूंगा? हाँ, इसके नीचे एक और रो लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा? टू डायमेंशन हो जाएगा, है ना। एक यहाँ देखो छोटे बड़े बन सकते हैं, एक साथ में से बनेगा नहीं, तो ट्राई। ये क्या है? टू डायमेंशनल पैकिंग है। टू डायमेंशन में पैकिंग का ये फर्स्ट तरीका है। टू डायमेंशनल पैकिंग का क्या है? ये फर्स्ट वे है। क्या है कि मैंने एक लाइन लगाया और उस लाइन के एटम के जस्ट नीचे मैंने एक और एटम लगाया। फर्स्ट एटम की मैंने लाइन बनाई और फर्स्ट एटम के ही जस्ट एडजेसेंट उनके जस्ट नीचे ही मैंने एटम लगाया। अगले एटम मैंने उनके जस्ट एटम के नीचे ही लगाया है। तो एक तो ये वे है, क्या है? एक तो ये वे है और एक और वे क्या है? एक और वे क्या है इसका कि मैं फर्स्ट रो लगाऊं सबसे पहले मैं फर्स्ट रो लगाऊं और सेकंड रो को एटम के नीचे ना लगाऊं। सेकंड रो को एटम के नीचे नहीं, इन दोनों के बीच में जो गैप आया है ना, उन गैप के नीचे रखो अगला एटम। अगले एटम को उनके गैप के नीचे रखो, ठीक है। अभी बता दें क्या होता है। ये देखो, ये वाली पैकिंग हो सकता है दूसरे तरीके की। इससे क्या हुआ? देखो अभी सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है। देखो कैसे सेम नहीं है। अभी ये सेंट्रल एटम है, कोई भी सेंट्रल एटम मान लो ये सेंट्रल एटम है। इस सेंट्रल एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं? देखो 1 2 3 4, है ना। देखो कौन कौन टच कर रहा है? एक ये एटम टच कर रहा है, एक ये एटम टच कर रहा है, एक ये एटम टच कर रहा है और एक ये एटम टच कर रहा है और एक ये एटम टच कर रहा है। कोई और एटम टच कर रहा है क्या इस सेंट्रल एटम में? नहीं ना। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसके अंदर? 4 है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसमें? 4। अभी नीचे देखो, सेल एटम को ऐसा सपोज कर लो, सेंट्रल एटम होता है, इसको करते हैं सपोज। सेंट्रल एटम क्या करते हैं हम? इसको सपोज करते हैं। देखो कितने एटम्स को सराउंड कर रहे हैं? ये भी और ये भी और ये। टोटल कितने कर रहे हैं सराउंड? देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6। कितने सपोज कितने सराउंड कर रहे हैं इसको? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका? 6। अभी 4 के सराउंड करते हैं, इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल पैकिंग। क्या बोलते हैं इसको? टेट्राहेड्रल पैकिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। इसको हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल पैकिंग। और यहाँ पे जब 6 एटम सराउंड करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल पैकिंग। क्या बोलते हैं इसको हम? हेक्सागोनल पैकिंग। तो ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। टू डायमेंशन में पैकिंग करने के दो तरीके हैं। एक फर्स्ट जो तरीका है वो एक एटम को आपने अरेंज किया और सेकंड एटम जस्ट तुम फर्स्ट रो के नीचे दूसरा रो रखते हो। अगला तरीका क्या है कि जो फर्स्ट रो में जो गैप्स क्रिएट हुए हैं उस गैप्स में तुम एटम लगाते हो। यही है ना? समझ आ रहा है? यदि सेकंड जो रो लगाते हो गैप्स में लगाते हो तो इसको तुम क्या बोलते हो? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। हेक्सागोनल क्यों बोलते हो? क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। समझ आया? इसमें एक चीज और बतानी है मुझे, जरा एक बार देख लो बस थोड़ा सा। ये तो डायग्राम बुक में है यार, वहां तो कर ही लोगे, समझ तो आ गया ना ये। देखो इस रो को यदि मैं ए टाइप बोलूं, इस रो को यदि मैं ए टाइप बोलूं तो अगला रो भी तो ए टाइप ही है। अगला तो सेम रो है ना, अगला तो सेम रो है और ये अगला भी सेम रो है, ये अगला भी सेम रो है। दैट मीन इस वे में टेट्राहेड्रल पैकिंग में ए पैकिंग होती है। क्या होती है? एक पैकिंग। लेकिन यहाँ देखो सेकंड रो अलग है और थर्ड रो फिर वही सेम है। यदि फर्स्ट रो को मैं ए टाइप बोलूं तो सेकंड रो तो डिफरेंट है, फर्स्ट रो जैसा तो नहीं है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? बी। फिर ये देखो फर्स्ट रो ऐसा ही है, मुझे एक और इसमें लगाना था।
हाँ क्या तीन होगा हाँ सेम होगा मैं कोई बोल रहा हूँ क्या होगा सेम और ये फिर क्या है बी की तरह ये फिर क्या है बी की तरह दैट मीन इसके अंदर पैकिंग जो होता है उसको क्या बोलते हैं ए बी पैकिंग क्या बोलते हैं इसको हम ए बी पैकिंग ठीक है ये समझ में आ रहा है तुम सबको बस हमें इसी को 3 डायमेंशन में करना है अभी है टाइम हमारे पास इसको जस्ट हमें किससे करना है 3 डायमेंशन में उसको हम समझेंगे कॉइन से पहले समझेंगे कॉइन से फिर समझेंगे डायग्राम से ठीक है 3 डायमेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तुम्हें समझना है इससे नीट में भी क्वेश्चन जेईई में क्वेश्चन वहां से पूछेगा ठीक है ये नोट कर इसमें लिखना है कुछ ठीक है पाँच मिनट हुआ जगह छोड़ दो घर पे बना लेना हाँ बड़ी क्लास वीडियो में होगा ना देख लेना वीडियो है ना देख लेना वहां से शॉट लेना ठीक है अच्छा इसके लिए पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी क्या हो रहा है देख लो भैया वो वीडियो ऑनलाइन तो चल रही है 8 साल की वीडियो डाउनलोड करना पड़ेगा बिना भगा के देख लो फिर डाउनलोड काटते हैं ना उसका भैया 5 मिनट ठीक है चलो 3 डायमेंशन ट्रैकिंग लास्ट क्लास में करेंगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं समझ में आया तुम सबको समझ आया ठीक है ओके चलो 3 डायमेंशन ट्रैकिंग बाद में करते हैं ठीक है 3 डायमेंशन ट्रैकिंग बाद में करते हैं वो इम्पोर्टेंट और बढ़ा जाएगा ठीक है कितना समझ आया पढ़ गया सिक्के कल ले आना यार कल ले आना सिक्के बात है ना कि जो एक वाला सिक्का है ना इसमें हाइट नहीं होती कोई बात नहीं तो ना ये समझा नहीं पाऊंगा 5 के सिक्के ले आना परसों ही तक थोड़ा है 10 में ना हाइट नहीं 5 वाला ये देखो 5 वाला ये इसमें हाइट है इससे समझ आएगा कैसा है मतलब पुराना वाला ये वाला नहीं है पुराने थोड़े ना मिल जाएगा मैं गोल्डन वाला ले आना उसमें भी हाइट है सिंपल ही तो हाँ बच्चा दो पीला आएगा तो हो ही जाएगा बच्चा का 2 5 साल के लाएगा